नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया 6,450 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट। जेपीएससी कट ऑफ, छात्रवृत्ति और किसानों के मुआवजे पर उठे सवाल। झारखंड विधानसभा के शून्यकाल में आज शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 6,450 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया है। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सरकार से आग्रह किया कि जेपीएससी की कट ऑफ डेट पर आज ही निर्णय लिया जाए, क्योंकि आवेदन की तिथि समाप्त होने वाली है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार तुरंत निर्णय नहीं लेती है तो छात्रों को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। विधायक पूर्णिमा साहू ने छात्रवृत्ति के भुगतान तक बीएड की छात्राओं को फीस भरने की बाध्यता से छूट देने की मांग की है। लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि रैयतों को मुआवजे का भुगतान होने तक एनटीपीसी और अडानी के खनन पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मुआवजे के विवादित मामलों को रैयतों की सहमति से हल किया जाए। विधायक अमित महतो ने कक्षपाल नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले में उम्र सीमा में छूट का प्रावधान किया गया था, इसके बावजूद अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। झारखंड सरकार का 42,000 सहिया बहनों को तोहफा। 8 मार्च को खाते में आएंगे 24,000 रुपए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड के 42,000 सहिया के खातों में 24,000 रुपए जाएंगे। सहिया को प्रतिमाह मिलने वाले 2,000 रुपए परिश्रमिक के तहत ही 1 साल की राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विधानसभा में विधायक निर्मल महतो के एक सवाल के जवाब के क्रम में इसकी जानकारी दी है। विधायक ने पारिश्रमिक की राशि को 2,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की मांग की थी। विधायक स्टेफन मरांडी ने भी कहा कि सहिया को कम से कम मैया सम्मान योजना से ज्यादा राशि मिले। जवाब में मंत्री ने कहा कि सहिया को पारिश्रमिक के अलावा उनके कार्यों के आधार पर इंसेंटिव भी दिया जाता है। कुल मिलाकर सहिया 10 से 12,000 रुपए कमा लेती हैं। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी की गिरफ्तारी के बाद देर रात रिहाई। झारखंड के हजारीबाग जिले में बीते गुरुवार 19 फरवरी की शाम पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी की गिरफ्तारी की गई थी। जानकारी के मुताबिक कल रात उन दोनों को पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें थाने ले जाया गया था। वहीं देर रात तक पूछताछ और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों को औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने पर रिहा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों नेता एनटीपीसी कोयला परियोजना से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान मौके पर मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। वहीं समर्थकों ने इसे आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया है। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की गई है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। आयुष डॉक्टरों की 670 पदों पर केवल 48 तैनात। सीपी सिंह ने सरकार से मांगा जवाब। मंत्री इरफान बोले 5 से 7 मार्च को निकलेगी बहाली। विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तारांकित प्रश्न पर जोरदार चर्चा हुई है। विधायक सीपी सिंह ने सरकार से पूछा कि आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए जेपीएससी को अधियाचना कब भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य में 670 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 48 आयुष चिकित्सक ही कार्यरत हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब देते हुए बताया कि साल 2022 में जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई थी। इस पर विधायक ने सवाल उठाया कि 3 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हो पाई है। मंत्री ने कहा कि विभाग में फैकल्टी की कमी है और इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर भी बातचीत की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में होम्योपैथिक मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। साथ ही आश्वस्त किया कि जल्द ही आयुष चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड विधानसभा में योगेंद्र साव की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम। जयराम महतो ने कार्रवाई पर उठाया सवाल। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन योगेंद्र साव की गिरफ्तारी के मुद्दे पर तमाम विधायक बयान दे रहे हैं। सदन के बाहर यह मुद्दा गर्माता दिख रहा है। योगेंद्र साहू की गिरफ्तारी पर जीएलकेएम विधायक जयराम महतो ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की कार्रवाई बेहद गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब प्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जयराम महतो ने राज्य सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष टीम गठित की जाए और इस तरह की कार्रवाई में शामिल अधिकारियों व कर्मियों पर
सख्त कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। राज्य के जिन क्षेत्रों में विस्थापन और भूमि अधिग्रहण की समस्या है, वहां अधिग्रहण का विरोध करने वालों के खिलाफ पुलिसिया दमन की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केरेडारी में जन सुनवाई के दौरान मूल रैयत अपनी बात रखने सामने आए थे, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। जेपीएससी सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अभ्यर्थियों को राहत, फॉर्म भरने की मिली छूट। जेपीएससी सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर दायर ये दर्जनों याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की छूट प्रदान करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को की जाएगी। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट अदालत की अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट से संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के 22 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। अदालत के इस फैसले से अभ्यर्थियों को फिलहाल ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का मौका मिल चुका है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि साल 2016 और 2017 की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई थी। इसके अलावा साल 2021 की नियमावली में भी ऊपरी उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान है। जेपीएससी की ओर से झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा, सीधी भर्ती, सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा पीटी अब 15 मार्च को ली जाएगी। सरकार नए सिरे से विकास करे, नहीं तो जनता सत्ता से उतार देगी। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में सरकार को नए सिरे से विकास की योजना बनानी चाहिए और विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के हितों का ध्यान रखना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के ज्यादातर आदिवासियों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है। ऐसे में जिनकी जमीन से खनिज संपदा निकाली जा रही है, उन्हें वैकल्पिक जमीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन से जुड़े मुद्दों पर सरकार संवेदनशील नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए यात्राएं करते हैं, लेकिन खेत खलिहानों में जाकर किसानों की पीड़ा समझने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस जनता ने सरकार को सत्ता में बैठाया है, वही जनता उसे हटा भी सकती है। झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह से खौफ, घाटशिला में बच्चों को आंगनबाड़ी नहीं भेज रहे ग्रामीण। पश्चिम बंगाल की सीमा से उठी बच्चा चोरी की अफवाह की आग में घाटशिला अनुमंडल के गांवों में भी पैर पसार चुकी है। ग्रामीण अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बच्चा चोरी की खौफ से वे अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं भेज रहे हैं। केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति नहीं के बराबर रह गई है। मीडिया ने गुरुवार को बड़ा कुर्सी और हिंदलजुड़ी पंचायत के केंद्रों में स्थिति देखी। बड़ा कुर्सी आंगनबाड़ी केंद्र में सुबह 11:18 पर एक भी बच्चा मौजूद नहीं था। सहायिका बिंदु रानी महतो ने बताया कि यहाँ 24 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन अफवाह फैलने के बाद से कोई नहीं आ रहा। सुंदरपुर आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 11:30 बजे तक बंद पाया गया। केंद्र की सेविका भवानी महतो रास्ते में मिली आसपास के अभिभावकों से बात की गई। उन्होंने कहा कि जहां देखो बच्चा चोरी की बातें चल रही हैं, ऐसे में बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र कैसे भेजे। हिंदलजुड़ी के राजबासा केंद्र की सेविका मालती महतो ने बताया कि बच्चा चोरी की अफवाह के बाद बच्चों की संख्या काफी कम हो गई है। हम लोग गांव-गांव जाकर अभिभावकों को समझा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है। एमजीएम अस्पताल में पानी संकट और प्रसव वार्ड की बदहाली पर विधायकों ने मांगा जवाब। मंत्री ने 6 महीने में समाधान का दिया दावा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में पानी की गंभीर समस्या को लेकर विधानसभा में जोरदार चर्चा हुई। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने अस्पताल में हो रही पानी की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल किया कि बिना समुचित पानी की व्यवस्था किए अस्पताल का उद्घाटन क्यों किया गया, अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वीकार किया कि अस्पताल में पानी की समस्या है। उन्होंने कहा कि एमजीएम अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जबकि नई बिल्डिंग थोड़ी ऊंचाई पर बनाई गई है, जिसके कारण पानी की आपूर्ति में दिक्कत आ रही है। डीप बोरिंग भी कराई गई है, लेकिन उससे भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। नहीं रहे डायन बिसाही के खिलाफ कानूनी बिगुल फूंकने वाले प्रेमचंद, दुनिया को कहा अलविदा। बिहार और झारखंड में अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन होम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमचंद अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। टाटा मुख्य अस्पताल में पिछले 25 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे प्रेमचंद ने शुक्रवार सुबह 9 बजे अंतिम सांस ली है। उनके जाने से समाज ने एक ऐसा योद्धा खो दिया है जिसने डायन शब्द के कलंक को मिटाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। प्रेमचंद की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। सासाराम के कुदरा में जन्म हुआ।
उच्च शिक्षा के लिए बनारस पहुंचे, लेकिन वहां इमरजेंसी आंदोलन की आग में कूद पड़े। पुलिस पीछे पड़ी तो छिपते छिपाते जमशेदपुर पहुंचे। यहाँ नाम बदलकर झारखंड आंदोलन से जुड़ गए, लेकिन उनकी असली मंजिल समाज सुधार थी। साल 1991 में करंडिया में डायन के आरोप में पिता पुत्र की हत्या और महिला को गांव से निकाले जाने की घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था और वे इस कुप्रथा के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। तब से महिलाओं के शोषण और इस घिनौने अपराध के खिलाफ उनका आंदोलन लगातार जारी रहा। रांची में बदलते मौसम का बच्चों पर वार, रिम्स के शिशु ओपीडी में उमड़ी मरीजों की भीड़। गर्म ठंड मौसम के बदलाव ने बच्चों को प्रभावित किया है। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शिशु रोग ओपीडी में प्रतिदिन 100 में से 50 बच्चे सर्दी, जुकाम, सिरदर्द और बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। वर्तमान मौसम परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर 5 से 12 साल के बच्चों पर दिख रहा है। सुबह शाम की ठंडक और दोपहर की गर्मी के कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है, जिससे यह समस्या ज्यादा बढ़ रही है। रिम्स के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र ने बताया कि सुबह और शाम ठंडी हवा चलने से बच्चों को सर्दी लग जाती है, जबकि दोपहर की तेज धूप और गर्मी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसे में बच्चे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जैसी ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, जो सिर दर्द, बुखार और ऊपरी श्वसन संक्रमण का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में ओपीडी में मरीजों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। ज्यादातर मामलों में वायरल इन्फेक्शन पाया जा रहा है, जो मौसमी बदलाव से जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2026 सीईई के लिए आवेदन शुरू, 1 अप्रैल तक करे अप्लाई। भारतीय सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की भर्ती शुरू कर दी गई है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 2 अप्रैल 2026 तक शुल्क जमा करने का अवसर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा का आयोजन 1 जून से 16 जून 2026 के बीच किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विस्तृत अधिसूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। जामताड़ा नगर पंचायत चुनाव में सरगर्मी तेज, प्रत्याशी के पक्ष में पार्टी कार्यकर्ता लगा रहे हैं पूरी ताकत। जामताड़ा में नगर पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। कार्यकर्ता और नेता अपने पार्टी समर्थित उम्मीदवार के पीछे पूरी ताकत लगा रहे हैं। वे रोड शो और जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने उम्मीदवार की जीत पक्की करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव 23 फरवरी को होने हैं। वेटिंग के लिए बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता और नेता नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपनी पार्टी समर्थित उम्मीदवार को जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों दलों के समर्थित प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तीनों दल के पार्टी नेता कार्यकर्ता अपने समर्थित प्रत्याशी को लेकर जोर शोर से लगे हुए हैं, जिससे चुनावी माहौल काफी गर्मा गया है। इस दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी नेता तरुण गुप्ता की पत्नी आशा गुप्ता भी बिना किसी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं। झामुमो ने अपने समर्थित प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु भैया की पत्नी चमेली देवी को उतारा है। कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशी के रूप में मुक्ता मंडल को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने पूर्व नगर पंचायत की अध्यक्ष रही रीना कुमारी को फिर से इस चुनाव मैदान में अपना समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है। रांची में सक्सेस हब कोचिंग संस्थान का उद्घाटन, संजय सेठ ने किया शुभारंभ। लालपुर स्थित हरिओम टावर में आज सक्सेस हब कोचिंग संस्थान का उद्घाटन संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा संपन्न किया गया है। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य लोगों की उपस्थिति रही है। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री के स्वागत से किया गया। संस्थान की ओर से अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया है। इसके बाद मंत्री ने फीता काटकर औपचारिक रूप से संस्थान का उद्घाटन किया है और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। अपने संबोधन में संजय सेठ ने कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। उन्होंने सक्सेस हब की पहल की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि यह संस्थान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सक्सेस हब 3rd फ्लोर, शॉप नंबर 312, हरिओम टावर, सर्कुलर रोड, लालपुर में है। यहाँ कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई अनुभवी व दक्ष शिक्षकों द्वारा कराई जाएगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, जेईई, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं भी संचालित होंगी।
झारखंड सदन में बोली नीरा यादव, आय जाति व आवासीय बनाने के लिए कैंप लगाएं ताकि लोगों को भटकना न पड़े। कोडरमा विधायक नीरा यादव ने विधानसभा में दाखिल खारिज और आय जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। कहा कि समस्या पूरे राज्य में आम है। भूमि का निबंधन कराने के बाद लोगों को दाखिल खारिज करवाने और प्रमाण पत्र बनवाने में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने बताया कि दाखिल खारिज का निष्पादन 30 दिनों के भीतर और आय प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर करने की बात कही गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सभी काम समय पर हो रहे हैं तो लोग शिकायत लेकर कैसे आ रहे हैं। नीरा यादव ने सुझाव दिया कि दाखिल खारिज की तरह आय जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी नियमित कैंप आयोजित किए जाएं ताकि बच्चों और नागरिकों को बार बार भटकना न पड़े। इस पर मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि सरकार सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कटिबद्ध है। राज्य सेवा गारंटी कानून 2011 से लागू है और सभी अंचल दफ्तरों में कार्यों के निष्पादन के लिए समय सीमा तय है। यदि किसी विशेष स्थान पर आय जाति या आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई आ रही है तो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस का मास्टर प्लान तैयार। धनबाद को सेक्टर जोन में बांटा गया, रहेगी कड़ी निगरानी। धनबाद नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पूरे जिले को अलग अलग सेक्टर और जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर व जोन में पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। इसके अलावा त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष क्यूआरटी का गठन किया गया है। सभी क्यूआरटी टीमों को 22 फरवरी से लेकर 23 फरवरी की रात तक लगातार मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। ये टीमें लगातार गश्त करेंगी तथा अन्य सुरक्षा बलों के साथ संपर्क में रहकर किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। पुलिस ने चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए मतदान प्रक्रिया के हर चरण पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई है। मतपत्र वितरण से लेकर मतपेटी की वापसी तक सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार किया गया है। इसी उद्देश्य के तहत डिस्पैच सेंटर से मतपत्र निकलने से लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचने, सुरक्षित व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने से लेकर मतपेटी को वापस सुरक्षित मतगणना स्थल तक लाने के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा सुरक्षा पहरा रहेगा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, प्रवासी मजदूर 15 लाख, निबंधन सिर्फ 2,29,000, मौत पर मुआवजा बढ़ाने का आश्वासन। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरा दिन डुमरी विधायक जयराम महतो ने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रवासी मजदूरों की संख्या 15 लाख है, लेकिन मजदूरों का निबंधन सिर्फ 2,29,000 क्यों? इस पर मंत्री संजय यादव ने जवाब दिया कि मजदूरों के निबंधन का काम किया जा रहा है। इस पर जयराम महतो ने कहा कि राज्य के 80 से 85% मजदूरों का निबंधन ही नहीं तो सरकारी सहायता कैसे देंगे, क्या तैयारी है? इस पर मंत्री संजय यादव ने कहा कि सरकार गंभीर है, मजदूरों के परिवार के साथ है। कहीं भी विदेशों में भी अगर राज्य के मजदूरों के साथ कोई घटना हुई है तो राज्य सरकार उन्हें मदद की है। जयराम महतो ने पूरक सवाल यह भी उठाया कि क्या झारखंड में प्रवासी मजदूरों के नियंत्रण को लेकर कोई काम हो रहा है। इस पर संजय यादव ने कहा कि नियंत्रण कक्ष काम कर रहा है। नगर निगम चुनाव का असर, 17 मार्च से शुरू होगी पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा। राज्य विश्वविद्यालय ने बदला कार्यक्रम। राज्य विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-26 के तहत पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा तिथियों में बदलाव करते हुए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले यह परीक्षा 25 फरवरी से प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 17 मार्च से आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए सभी एफिलिएटेड कॉलेजों को आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए हैं। परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के पीछे नगर निगम चुनाव का प्रमुख कारण माना जा रहा है। चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे परीक्षा संचालन प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके अलावा प्रस्तावित जेपीएससी परीक्षा और छात्र संगठनों द्वारा होली के बाद परीक्षा कराने की मांग को भी ध्यान में रखा गया है। इन सभी परिस्थितियों पर विचार विमर्श के बाद विश्वविद्यालय ने नई तिथियों की घोषणा की है। विश्वविद्यालय के अनुसार परीक्षाएं दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएंगी। खुंटी के कारो नदी से धड़ल्ले से हो रहा बालू का अवैध उठाव, पुल हो गया जर्जर। झारखंड के खुंटी जिले के कर्रा प्रखंड के बकसपुर पंचायत से लापा गांव से लापोंग प्रखंड के कथकुवारी गांव तक कारो नदी से बालू के अवैध उठाव का कारोबार जोरों पर है। बालू के अवैध उठाव के कारण खुंटी को रांची से जोड़ने के लिए कारो नदी पर बना पुल कभी भी ढह सकता है। पुल काफी जर्जर हो चुका है। स्थिति यह है कि बालू के खनन की वजह से पुल के पिलरों की नींव तक दिखाई देने लगी है और वह भी कमजोर हो चुकी है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो यह पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार काफी दिनों से खुंटी के कर्रा प्रखंड के लापा गांव, रांची के लापुंग प्रखंड के कथकुवारी गांव, गुमला जिले के कमडरा प्रखंड के मुरुग केला गांव के सीमावर्ती क्षेत्र से सटा कारो नदी के बालू का उत्खनन हो रहा है। इस कारण पुल की स्थिति जर्जर हो चुकी है। बालू उठाव के कारण पुल के पिलर के आसपास बालू समाप्त हो चुका है।
रांची से होली एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा। कटिहार, बक्सर और गोरखपुर के लिए चलेगी ट्रेनें। 50,000 से ज्यादा लोग होंगे लाभान्वित। होली को देखते हुए रेल मंत्रालय ने रांची और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आसानी होगी और लगभग 50,000 से 70,000 लोग लाभान्वित होंगे। हालांकि होली पर घर लौटने के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों से आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय ने ट्रेन संख्या 07051 07052 तिरुपति रक्सौल तिरुपति वाया रांची होली फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन सुनिश्चित किया है। ट्रेन 07051 तिरुपति से रक्सौल 21, 28 फरवरी और 7 मार्च 2026 को प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन सिकंदराबाद, गोंदिया, बिलासपुर, राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो, स्टील सिटी, धनबाद, जसीडीह, समस्तीपुर होते हुए सोमवार को रक्सौल पहुंचेगी। जमताड़ा में जीएमएम का पलटवार। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पर दुष्प्रचार का आरोप। चमेली देवी ने जारी किया घोषणा पत्र। जमताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रीना कुमारी और उनके भाई वीरेंद्र मंडल पर सरकार और प्रशासन को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि विरोधी पक्ष बढ़ती जन समर्थन से घबराकर भ्रामक बयानबाजी कर रहा है। जिला अध्यक्ष नरेंद्र मुर्मू ने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में जुटा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी प्रत्याशी लोकप्रियता से घबराकर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिला सचिव परेश चंद्र महतो ने प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि चुनाव के लिए भयमुक्त वातावरण तैयार किया गया है और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव कराना पूरी तरह से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं है। इसके बावजूद सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाना विपक्ष के घटते जनाधार का परिणाम है। प्रेस वार्ता में मौजूद झामुमो समर्थित प्रत्याशी पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की पत्नी चमेली देवी ने कहा कि चुनाव में जीत और हार का फैसला जनता करती है। कोडरमा के कुणाल ने जीता राष्ट्रीय पुरस्कार। मस्तिष्क आंखों से उपकरण नियंत्रित करने का काया न्यूरोसिंक प्रोजेक्ट किया तैयार। कोडरमा के झुमरी तलया निवासी मैकेनिकल इंजीनियर और युवा इनोवेटर कुणाल अम्बस्टा ने अपने काया न्यूरोसिंक प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। यह तकनीक मस्तिष्क की तरंगों और आंखों की गतिविधि से उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयोजित स्वदेशी उद्यमी और इनोवेटर्स महोत्सव 2026 में उनके इस अभिनव प्रोजेक्ट को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतियोगिता इग्नू के नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन और स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस द्वारा आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में देश भर से चुने गए शीर्ष 16 राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में से कुणाल के इनोवेशन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है। रांची में चुनावी प्रचार के शोर से परीक्षार्थी परेशान। नियमों को ताक पर रखकर कर रहे देर रात तक बज रहे लाउड स्पीकर। नगर निगम चुनावी प्रचार के दौरान बज रहे लाउड स्पीकरों का शोर इन दिनों बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। कई इलाकों से शिकायत मिल रही है कि निर्धारित समय सीमा के बाद ही प्रचार वाहन और सभाओं में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभिभावकों का कहना है कि देर रात तक शोर रहने से बच्चों का एकाग्र होकर पढ़ पाना मुश्किल हो चुका है। कांके रोड निवासी राजेश कुमार ने बताया कि मेरा बेटा इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन कई बार रात 10 बजे के बाद भी लाउड स्पीकर बजते रहते हैं। दिन भर ऊंची आवाज में प्रचार होता रहता है। कई बार समझाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं बरियातू क्षेत्र की रहने वाली सुनीता देवी ने बताया कि बच्ची मैट्रिक की छात्रा है। परीक्षा के समय इस तरह का शोर मानसिक तनाव बढ़ा रहा है और अभिभावकों ने प्रशासन से सख्ती से नियम लागू करने की मांग की है। निगम चुनाव, वार्ड 18 प्रत्याशी सबलू मुंडा का जनसंपर्क अभियान मांगा समर्थन। रांची नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए मेयर और वार्ड प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 18 के पार्षद प्रत्याशी सबलू मुंडा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पदयात्रा की है और लोगों से समर्थन व आशीर्वाद मांगा है। सबलू मुंडा ऋषभ अपार्टमेंट, गोपाल कॉम्प्लेक्स गली, शिवनारायण लाइन बैंक गली, गढ़गौर गली, बिहार क्लब गली, PWD क्वार्टर, पुरानी रांची नगर निगम क्षेत्र, पुरानी पुलिस लाइन, पाहन कोचा चडरी के लोगों से वोट की अपील की है। पार्षद प्रत्याशी सबलू मुंडा ने वार्ड 18 की जनता से अपील की कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका दे। कहा कि क्रम संख्या 3 बल्ला छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए और नेता नहीं सेवक चुने।
चास नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार। बोकारो के चास नगर निगम में होने वाले चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस और भाजपा में घमासान मचा हुआ है। दोनों दल अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस पर जारी जुबानी जंग का जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिमंता बिश्व शर्मा असम में है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, नहीं तो वह भी झारखंड पहुंच जाते। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा में आए थे। इसके अलावा भाजपा के तमाम केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी आए, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद भाजपा को यह एहसास हो गया कि झारखंड में जाने का कोई फायदा नहीं है। राजेश ठाकुर ने कहा कि इसलिए अरुण सिंह को अकेले ही धकेल दिया गया है और हिमंता बिश्व शर्मा असम में फंसे हुए हैं, नहीं तो दोनों यही दिखाई देते हैं। मैं कह सकता हूं कि कोई न कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री चास में नजर आएगा, क्योंकि उनको पता है कि राजेश ठाकुर, मंजूर अंसारी, जमील अख्तर और अन्य कांग्रेस नेताओं ने संकल्प ले लिया है। इसलिए उस संकल्प को झुठलाने के लिए और गलत बताने के लिए वो 1 से 2 दिन में यहाँ आएंगे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।